था जब कोई बंदा बीमार होता था। हमारे यहाँ किन्नू खाया जाता था क्योंकि घर का होता था, तरबूज खाया जाता था क्योंकि घर का होता था। यही 2-3 फ्रूट हमें पता थे। तो इसमें से निकल के शहबाज गिल पढ़ते पढ़ाते पीएचडी की शहबाज गिल ने लीडरशिप में, क्योंकि शहबाज गिल के बड़े ख्वाब थे। 30 स्टूडेंट थे मेरे साथ। मेरे प्राइमरी स्कूल में 5वीं जमात में जब हम पास आउट हुए तो 30 स्टूडेंट थे। उन 30 में से एक हमारी बहादुर पाकिस्तान बहरिया के अंदर सिपाही के तौर पर 10वीं जमात के बाद दाखिल हो गया और दूसरा शहबाज गिल। बाकी उन 30 में से किसी ने मैट्रिक पास नहीं की। तो शहबाज गिल ने बड़े ख्वाब देखे। शहबाज गिल सोचता होता था, फिल्में देखता था हॉलीवुड की कि अमेरिका की भी यूनिवर्सिटियां हैं। शहबाज गिल एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाने गया, मैं नाम नहीं लूंगा, प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी इस्लामाबाद की। उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू में मैं नंबर 1 आया। वो अभी भी प्रोफेसर साहब हैं, एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। बाद में मेरी उनसे बड़ी दोस्ती बनी, लेकिन उनको किसी की सिफारिश थी तो उन्हें वो बंदा सिलेक्ट करना पड़ा। तो मेरा दोस्त जो मुझे साथ लेके गया था वो मुझे बाहर पूछता है कि नहीं बात बनी। मैंने कहा नहीं, यूनिवर्सिटी बहुत छोटी है, मुझे ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है जिसके कॉरिडोर लंबे हों ताकि मेरा कोट उड़े जब मैं उसमें चलूं। तो ये राणा साहब हाई कोर्ट में चलते हैं ना, तो इनके कोट उड़ते हैं। तो मैंने फिल्मों में देखा था कि प्रोफेसर्स के कोट होते हैं, वो पहनते हैं और वो कोट उड़ते हैं। तो वो ख्वाब देखता था पीएचडी की लीडरशिप में अपने पैसों से, किसी स्कॉलरशिप के बगैर। पोस्ट डॉक्टरेट करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने स्कॉलरशिप दिया। जरदारी साहब बैठे हुए थे उस टाइम, उन्होंने कहा सैलाब आ गया, पैसे खत्म हो गए, गिल साहब तो आनू कोई पैसा नहीं देना। सो अपनी चीजें बेच के, अपनी प्रॉपर्टी बेच के मैं पोस्ट डॉक्टरेट करने के लिए अमेरिका चला। अमेरिका की दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय अर्बाना शैम्पेन, और पूरे अमेरिका में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होस्ट करने वाली, मीन जिस यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल स्टूडेंट पूरे अमेरिका में सबसे ज्यादा है वो यूनिवर्सिटी है। जिस यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ने का ख्वाब नहीं देखा था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने करम किया और टाट स्कूल वाला बच्चा वहां पर 30 साल की उम्र में प्रोफेसर बन गया। पढ़ाना शुरू हुआ तो हम लोअर मिडिल क्लास से मिडिल क्लास में आ गए, हमारे यहाँ आसूदगी हो गई। अभी मैं अपने करियर के पीक तो मैं उसे नहीं कहूंगा, थोड़ा सा ऊपर था तो मैं पाकिस्तान आता था बाकायदगी से, क्योंकि मैंने वहां की नेशनलिटी नहीं ली हुई थी। तो मेरी खान साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने दावत दी, असद उमर साहब, खान साहब, उन्होंने दावत दी कि पाकिस्तान के लिए बड़ा जरूरी है कि पढ़े लिखे मिडिल क्लास के लोग आए। पाकिस्तान को लूट लिया गया है यहाँ की अशराफिया ने। आप जैसे लोग जो अपने मसाइल से निकले हुए हैं, आपको इन मसलों का पता है। मेरे जैसा बंदा जो बस पे बैठ के कॉलेज जाता था, मैं यहाँ वो टिपिकल सियासतदानों वाली आपके साथ नहीं करता। सारे लोग मेरे जानने वाले, मैं आपको 10 नाम बता देता हूँ जो मेरे साथ पढ़ते थे। गाँव से होंडा CD70 के ऊपर बैठ के गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद आते थे, 25 किलोमीटर का सफर था हमारे साथ, क्योंकि वो कॉलेज सबसे अच्छा था। साथ पढ़ने वाले बच्चे ज्यादातर अशराफिया के थे। और हम जब आते थे, पहला लेक्चर 8 बजे शुरू होता था तो 1 घंटा लगता था टांगे गर्म करने में। टांगे अकड़ी होती थी जब मोटरसाइकिल से उतरते थे, खड़े नहीं हुआ जाता था सीधा। इसलिए कहता हूं कि मैं मिडिल क्लास से हूं। मैंने वो सब कुछ देखा हुआ है, सहा हुआ है, बर्दाश्त किया हुआ है। उसके बाद पार्टी में आ गए। पार्टी में पहले 3 साल तो हमारी सोशल मीडिया हमें गालियां निकालती रही, पैराशूटर पैराशूटर। 2002 से खान साहब को सपोर्ट कर रहा हूं। यूनिवर्सिटी ने पहली दफा वीलॉग करना सिखाया 2010-11 में, आपने नाम नहीं सुना होगा। स्टूडेंट्स की मदद के लिए वहां पर वीलॉग करना सिखाया कि क्लास पढ़ाने के बाद जो उनके सवाल रह जाएं वो आप वीलॉग में बताएं उन्हें। तो मुझे अभी भी याद है, मैंने अपना भोंडा सा वीलॉग रिकॉर्ड कराने शुरू किए इमरान खान की मदद में। अभी भी यूट्यूब पे उस जमाने के पड़े हुए हैं। उसके बावजूद यहां आया तो पहले 3-4 साल जो हमारे सो कॉल्ड पार्टी के वारिस है, उन्होंने कहा जी ये तो पैराशूटर है, ये कहां से आ गया। उस नफरत को बर्दाश्त किया अंदर से। बाहर के शराफिया की तो नफरत थी। अनकन्वेंशनल था, आपके साथ भी वैसे ही डील करता था, हामिद मीर साहब के साथ भी और कामरान शाहिद के साथ भी। तो मेरे लिए आप सारे साहबी थे, तड़ाक करके जवाब देता था जो मुझे आता था। यही मेरी एकेडमिक लाइफ ने मुझे सिखाया था, क्योंकि अमेरिका में बच्चा आपसे खुल के सवाल करता है, आपका नाम लेके सवाल करता है। आप तैयारी करके क्लास में नहीं गए तो वो आपको उसी टाइम बता देता है। वहां आप जनाब लिहाज के चक्कर में आप गलत पढ़ा के नहीं आ सकते। अब ये नहीं कह सकते कि आज समोसे खाने का दिल है, क्लास नहीं पढ़ाना। आपको वक्त पे जाना है, पूरा काम करके वक्त पे निकलना है। मेहनत की, माँ बाप की दुआएं थी, दोस्तों की दुआएं थी, आप लोगों की बहुत सारों की मेहरबानियां थी। मैं पॉलिटिकल लाइफ में आगे चलता गया, वज़ीर आज़म के दफ्तर में पहुंच गए, वहां भी काम किया। लेकिन जहां जहां मैंने काम किया, मेरे कंधों पर 29 लोगों का वजन था हमेशा। शहबाज गिल ने इसलिए फेल नहीं होना था और ना कभी इंशाल्लाह होगा, क्योंकि वो उन 30 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा था यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय अर्बाना शैम्पेन में भी। वो उन 30 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा था यहां
चीफ मिनिस्टर ऑफिस में भी, वो उन 30 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा था प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस में भी। शहबाज गिल के कंधों के ऊपर उन 30 लोगों की ख्वाहिशें थी साथ, क्योंकि उनमें से बेचारे ज्यादातर तो उधर चारा डाल रहे हैं, उन्होंने कभी शहर नहीं देखा, उनके पांव की एड़ियां फटी हुई हैं, कभी वो वैसलीन नहीं लगा सके। मैं वो टिपिकल सियासतदानों वाली बातें नहीं कर रहा जी, मेरे घर में ये नहीं है, मेरे इलाके में ये नहीं है। मैं जो बातें कर रहा हूं, मेरे साथ 2-4 लोग चले, मैं अपने क्लास फेलो से आपको मिलवा देता हूं। सो उन तमाम लोगों का बोझ लेके मैं खड़ा था, क्योंकि मैंने जीतना था, मैंने उनके लिए जीतना था, ताकि आगे उनके बच्चे सोचे कि इस गांव में पैदा होके स्टार्ट स्कूल में पढ़ के आपका जहां दिल करे आप वहां पहुंच सकते हैं। और मैं पहुंचा। मैंने अमेरिका में, ये रांझा साहब बैठे हुए, ये बताएंगे, अमेरिका में जाके डॉक्टर्स तो हमारे सेटल हो जाते हैं, टेक्निकल एजुकेशन, वो भी बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। लेकिन अमेरिका में पाकिस्तानी पढ़ा हुआ प्रोफेसर आप ढूंढ के दिखा दे मुझे। अशराफिया का बच्चा तो होगा अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता, किसी गरीब आदमी का बच्चा आपको एक आदि मिलेगा अमेरिका की यूनिवर्सिटी, और वो भी अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर। मैंने अपने ख्वाब देखे, मैंने अपने ख्वाबों के लिए मेहनत की, मैं अपने ख्वाबों के लिए रात दिन जागा, मेरी फैमिली मेरे साथ खड़ी हुई, मैंने अपने ख्वाब जिए। उसके बाद मैंने एक और ख्वाब देखा, मैंने ख्वाब देखा कि पाकिस्तान को हमने बदलना है, मेरे जैसे लोगों को आगे आना है। हसन और हुसैन को हमारे मसले नहीं पता, वो बस की छत पर बैठ के नहीं गए कभी भी बोर्ड का एग्जाम देने के लिए। हसन और हुसैन को नहीं पता कि अगर आपका कॉलेज में मेरिट पे दाखिला नहीं हो रहा तो आपने देहाती कोटे पे कैसे दाखिला लेना है, वो मुझे पता है। सो इसलिए मुझे लगा कि मेरे जैसे बंदे को आना चाहिए। मेहरबानी इमरान खान की कि उसने मौका दी। मैंने अमेरिका में अपनी वो तनख्वाह जो आज शायद 60-70 लाख बनती होगी महाना, जब छोड़ के आया था तो 35-40 लाख बनती थी, जो एक मेरी तरह के मिडिल क्लास का ख्वाब हो सकता है। कहा जाता है जो आपके फार्म हाउस है आपका वो है, और भाई लूट के नहीं, वहां मेहनत से कमाया था। जो कुछ भी है, लोग इल्जाम तो पाकिस्तान में सब सियासतदानों पे लगते हैं और वो इल्जाम कभी प्रूव नहीं होते। मेरा आपको चैलेंज है कि मेरे पे अल्लाह के करम से अजान हो रही है, इल्जाम लगा के दिखाएं कि मैंने करप्शन की है। पार्टी के 5 सबसे आप ऑनेस्ट बंदे निकालेंगे तो मैं उन 5 में एक हूंगा, और अगर गलत कह रहा हूं तो कोई सामने आए और इल्जाम लगाए। पंजाब में 1 साल रहा हूं, फेडरल में मैं 3 साल रहा हूं, 2.5-3 साल। कोई एक ऑफिसर खड़ा होकर बताए मैंने एक ट्रांसफर, एक पोस्टिंग, एक सिफारिश के लिए किसी को फोन किया अपनी जात के लिए। अगर कोई बुजुर्ग आ गया है, अगर किसी के साथ जुल्म हो रहा है पुलिस की तरफ से, किसी सहाफी का मसला, तो बिल्कुल वो रफाए आमा के लिए किया, अपनी जात, अपने रिश्तेदारों, अपने किसी अजीज का काम किया हो। मैंने तो कभी अपने किसी अजीज की इमरान खान से तस्वीर नहीं बनाई। चीफ ऑफ स्टाफ होने के बावजूद मेरे किसी दोस्त की तस्वीर दिखा दे, मेरे किसी फैमिली मेंबर की, मेरे भाई की, मेरी बीवी की, मेरे किसी इंसान की तस्वीर दिखा दे इमरान खान के साथ। मैंने एक ही चीज सीखी थी, पूरा तोलो। जब मेरे पे जिम्मेदारी थी मैंने पूरा तोला। मैंने अमेरिका में एक आर्टिकल लिखा, मेरे दादा एक अनपढ़ थे, चौधरी इस्माइल गिल। जब पाकिस्तान बना, इधर मजाक उड़ाया गया, इनकी दादी आलू पालक पका रही थी गर्मियों में। हम अमृतसर वाले हर चीज की वड़ियां बनाते हैं, सर्दी तक फ्रिजें नहीं होती थी, सर्दियों की आपकी जो सब्जियां हैं वो गर्मियों में इस्तेमाल होती, गर्मियों की सब्जियों। अब आप हमारा, क्योंकि उधर बॉर्डर बंद है, हमें पता नहीं इस कल्चर का। अमृतसर से जो लोग आए वो भी घरों में बनाते हैं, तो आपको इस बात का क्या पता कि हम गर्मियों में भी साग खाते थे, हम गर्मियों में भी आलू मटर हमारे पास होते थे, क्योंकि हम उसका जैसे आप अचार बनाते हैं इसी तरीके से वो सब्जियां भी सिक्योर हो जाती थी। बहरहाल इस बकवास पे मैं क्या जाऊं, मैं वापस आता हूं कि मेरे दादा बहुत परेशान थे कि उन्होंने पाकिस्तान आना है कि नहीं। ये मैंने आर्टिकल लिखा था अमेरिका में, दोबारा पब्लिश करूंगा। ये लिखा था जब आदित्यनाथ योगी के, क्या नाम है उसका, जो यूपी का चीफ मिनिस्टर बना, जब उसने कहा कि मुसलमान चले जाएं, तो मैं अमेरिका में प्रोफेसर था पाकिस्तानी, तो मैंने एक आर्टिकल लिखा था अमेरिका की अखबार में। मेरे दादा बहुत परेशान थे कि उन्हें पाकिस्तान जाना है कि नहीं, क्योंकि सब कुछ छोड़ के जाना पड़ना था। उन्होंने फैसला लिया था और वो सारी उम्र जब तक यहां थे, जितनी देर जिंदा रहे, तो वो पूछते रहे, अनश्योर थे कि मैंने सही फैसला किया था कि नहीं। उसको देश कहते थे जब भी बात सुनाते, सभी के आपके बुजुर्ग जितने, वो देश क्या के बातें सुनाते थे, आपको पता है। तो वो अनश्योर थे कि मुझे वहां जाना है कि नहीं जाना, छोड़ के आना चाहिए था कि नहीं। तो मैंने अमेरिका में बैठ के जवाब दिया था कि दादाजी आपका फैसला दुरुस्त था, अगर आज आप इंडिया में होते तो आपको आदित्यनाथ योगी जो है वो आपको 2-3 हजार रुपए देता, कहता टिकट पकड़ो और लाहौर जाओ। आपने अच्छा किया था, पाकिस्तान आ गए थे। वहां मुसलमानों के लिए पनाह नहीं है, घर नहीं है। लेकिन अगर मेरे दादा को यह पता होता कि मेरा पोता सारी मेहनत करके हर जगह पहुंचेगा, फिर उसे नंगा करके मारा जाएगा, तो शायद वो दोबारा सोचते कि मैंने जाना था कि नहीं। और मुझे अगर अमेरिका में ये लिखते हुए पता होता, और अगर मुझे आते हुए यहां पता होता कि मैं पाकिस्तान बदलने जा रहा हूं। आपने देखा हमारी पार्टी में, मैं अपनी पार्टी के हर शख्स का एहतराम करता हूं जो आज इमरान खान के साथ खड़ा है। इमरान खान जान की बाजी लगा रहा है इस कौम के लिए, जो उसके साथ किसी भी तरह से खड़ा है,
मैं उसके पांव की धूल के बराबर भी नहीं हूं। लेकिन आपने एक सवाल पूछा अपने आप से, गिरफ्तारियां तो बहुत हुई, पर्चे भी बहुत हुए, वैसी किस्म का जो मैं बयान नहीं कर सकता यहां आपको, वो तशद्दुद सिर्फ शहबाज गिल पे, आवाज बंद सिर्फ शहबाज गिल, 16 दिन घर वालों से, दोस्तों से, किसी से मिलने ना दिया गया, वो सिर्फ शहबाज गिल को। अदालतों में ट्रायल चल रहे, तेजी से यहां 3-3 साल फर्दे जुर्म आयद नहीं हुई, मेरे पे 2 महीने के अंदर फर्दे जुर्म आयद करनी, जिसमें सजाए मौत है, जिसमें उम्र कैद है। क्यों? क्योंकि मैं उस इस्माइल गिल का पोतरा हूं जो लोअर मिडिल क्लास से था, अनपढ़ था, वहां से उठ के यहां आ गया था, उसकी यह गलती थी। हिंदुस्तान के अंदर यही 124A जो दफा है, इसके ऊपर लोगों के ऊपर मुकदमात किए गए और सबसे ज्यादा मुसलमानों को गद्दारी के जुर्म में जेलों में डाला गया। हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने आखिर तंग आके इस कानून को अंग्रेजों का काला कानून कह के बंद कर दिया। आज हिंदुस्तान के अंदर किसी के ऊपर, इस दफा के ऊपर पर्चे नहीं हो सकते, और मेरे ऊपर 2 दर्जन गद्दारी के पर्चे दे दिए। मैं कहां से गद्दार हूं? मेरा बाप कहां से गद्दार है? मेरा दादा कहां से गद्दार है? हम अपना सब कुछ छोड़ के इस मुल्क में 2 दफा हिजरत की हमने। मेरा दादा सब कुछ छोड़ के आया, मुझे मौका मिला, मैं दुनिया के सबसे सुपर पावर में गया, वहां की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में गया, मैं टॉप सैलरी ले रहा था, अपने सारे मटेरियल ख्वाब जी सकता था, सब कुछ छोड़ के, अपनी फैमिली वहां छोड़ के मैं यहां आया। मुझे सबने मना किया, मुझे पछतावा नहीं है, मैं इसकी कीमत दे रहा हूं। लेकिन आपको बता रहा हूं, ओवरसीज पाकिस्तानियों को बता रहा हूं, आपको यह बुखार नहीं होना चाहिए। मैंने आज रांझा साहब को बताया, इनको भी बड़ी चुल है यहां सियासत करने की। मैंने कहा आपको यह बुखार नहीं होना चाहिए, चुप करके वहां अपना काम करें, पाकिस्तान की मदद करनी, वहां से पैसे भेजें बस। खबरदार, आप मिडिल क्लास के लोगों ने सोचा कि आप सियासत करके इन वडेरों के बराबर बैठ सकते हैं, क्योंकि मैं इनसे डरता नहीं था, मैं बराबर के जवाब देता था, मेरे अंदर खौफ नहीं था, मैं इन वडेरों की औलाद को बराबर टीवी पे टक्करता था। मुझे तब भी धमकियां दी जाती थी। मैं वाहिद हूं पीटीआई में जिसने पीटीआई की हुकूमत में आप सबके सामने हाईकोर्ट में केस भुगते, मुंह पे स्याही डलवाई, अंडे खाए, जूते मारे गए मुझे। मेरी अपनी हुकूमत, मेरा अपना चीफ मिनिस्टर, मेरी अपनी पुलिस मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर सकी तब। क्यों? क्योंकि मैं मिडिल क्लास से था। यहां आप किसी और की हुकूमत में किसी शहजादे को हाथ लगा के देखें, ऐसी की तैसी आपकी। गरीब को तो ऐसे उठाते हैं, गरीब को तो ऐसे उठाते हैं, मिडिल क्लास के बंदे को तो ऐसे उठाते हैं जैसे उसका कोई हक ही नहीं है। FIR देते हैं, मैं देखता हूं उसमें जो दफात लगी हुई हैं, इतनी तो जमातें नहीं मैंने पढ़ी सारी जिंदगी में जितनी आपने दफात लगा दी मेरे ऊपर, और मेरे बयानों को अपनी मर्जी से तोड़ मरोड़ कर पेश किया। आप कहते मैंने ये गुनाह नहीं किया, नहीं आपने किया है, जबरदस्ती है आपके ऊपर कि आपने किया है गुनाह। अब क्या हो रहा है? छुपा के FIR दी जा रही। अगर मैं पॉइंट आउट करता हूं, कहते पार्टी छोड़ रहा है। लोग अपने अपने वीलॉग्स के व्यूज बढ़ाने के लिए शहबाज गिल पार्टी छोड़ने की सोच रहा है। शहबाज गिल ने अपना सब कुछ जला दिया इस मुल्क के लिए, इमरान खान के साथ अभी भी खड़ा है, पार्टी छोड़ने के लिए खड़ा है। सो इसलिए मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपसे करने जा रहा था, वो अब करने जा रहा हूं। मेरे ऊपर एक बलूचिस्तान में FIR दी गई, जिसको हमने वहां पर वकला हायर किए। आम बंदे के लिए आम बात, अमीर आदमी के घर में कोई बीमार हो जाए ना, आम बात है, ड्राइवर होता है, मैनेजर होता है, हॉस्पिटल फोन हो जाता है, वहां सब कुछ तैयार हो जाता है। ये पीछे असलम साहब खड़े हैं, इनसे पूछें हमारे जैसे फैमिलियों में जब कोई बीमार होता है तो क्या होता है? पहला फिक्र पैंदी है पैसे कितों ले आने ने। चलें ठीक है, मैं आप लोगों में से असूदा हो गया अमेरिका जाने में, लेकिन जानता तो हूं ना ये सारे मसले। इसी तरह जब केस बनता है ना गरीब आदमी पे, मिडिल क्लास पे, तो उसको पता होता है मैंने उस अदालत में पहुंचना कैसे, मैंने वकील कहां से करना है, मैंने इस मुकदमे को कैसे लड़ना है। क्या आपका वो अशराफिया का नेटवर्क नहीं है जिसने आपको परों में छुपा लेना है? बलूचिस्तान में केस हुआ, बलूचिस्तान की हाई कोर्ट में गए, बलूचिस्तान के जज साहब ऑर्डर कर रहे हैं कि अगर कोई और FIR है शहबाज गिल पे तो वो ले आओ। बलूचिस्तान के जज साहब के साथ झूठ बोला जाता है, FIR नहीं लाई जाती उनके सामने, जो होती है उसे वो कानून के मुताबिक क्वेश करते हैं और एक FIR करके छुपा के रखी जाती है ताकि जब इस्लामाबाद में कोर्ट की तारीख भुगतने जाए इसको फिर दबोच लो, क्योंकि इस्माइल गिल का पोतरा है ना, ये कौन सा किसी नवाब का पोतरा है, दबोच लो दोबारा। लाहौर के हाई कोर्ट में आता हूं, मेरा सलाम है जजेस को, अल्लाह की कसम, जितने पेशेंस के साथ इस मुल्क के जजेस कोशिश कर रहे हैं इस टाइम, शायद ही कोई और कर रहा हो। लेकिन जो पूरा निजाम बना दिया गया है, ये जो इस टाइम हुकूमत बैठी हुई है, इनकी जो हटदर्मी है, जिस तरह जजेस के फैसलों को ये ब्रेक करते हैं, जिस तरह उसको रोकते हैं, उसका कहीं मुजाहरा हमने नहीं देखा। पहले 6 के करीब हेयरिंग्स हुई, हर दफा जज साहब ने कहा लाएं कौन सी FIR है, झूठ बोले गए, नहीं बताया गया। अभी पिछली हियरिंग में भी FIR की पूरी तफसील नहीं दी गई, सिर्फ यह बताया गया कि हां जी बलूचिस्तान में एक और FIR है। तो मेरा सवाल है, ये बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जो ऑनरेबल जज का फैसला था कि कोई और FIR है तो सामने लाएं, उसकी बेतौकीरी करने की जुर्रत किसकी हुई है?
میں تو چلو مڈل کلاس ہوں، میری تو آپ بار بار کریں گے، میں تو ایک غدار آپ کو مل گیا ہوں، مجھے تو آپ 2 ڈالیں گے تو 2 ڈالیں، لیکن کم از کم اس سے 2 فائدے ہوں گے۔ ایک تو میرے جیسے کسی اور کو امریکہ میں بیٹھے بخار نہیں ہوگا، وہ دوبارہ ادھر کو نہیں چڑھے گا۔ آپ لوگوں کے 2 ہی کام ہیں، ادھر سے آئی فون خریدیں 8-7، شیمپو خریدیں، باڈی واش خریدیں، ادھر کے لیے اور تحفے خریدیں، بیگ بنائیں، ادھر ہنس کے تصویریں کھنچوائیں اور واپس دفع ہو جائیں۔ ادھر حق مت مانگیے گا اپنا برابری کا، کیونکہ آپ کو عادتیں پڑی ہوئی ہیں وہاں کی، آپ کو زکام ہوا ہے وہاں کا، وہاں آپ کو دی جاتی ہے برابر کی عزت۔ یونیورسٹی آف الینوائے میں مجھے کوئی غدار نہیں کہہ سکتا تھا امریکہ کا، حالانکہ میں امریکہ کا شہری نہیں تھا، میں نے امریکہ کے ساتھ وفاداری کا حل کبھی نہیں دیا تھا، لیکن وہاں میں کھل کے بات کرتا تھا، مجھے کوئی غدار نہیں کہہ سکتا تھا۔ لیکن جس ملک میں میرے دادا نے اپنا سب کچھ چھوڑ کے پاؤں رکھا، جس ملک کے لیے سب کچھ قربان کیا، وہاں پر 1 دفعہ نہیں 2 درجن غداری کے مقدمات ہیں میرے اوپر۔ پوچھا بھی نہیں جا رہا، کوئی ظالم پوچھ بھی نہیں رہا کہ شہباز گل ان کو لڑ لو گے؟ اب آپ نے اگر مجھے عمر قید یا آپ نے مجھے سزائے موت دینی، وہ تو 1 پرچے میں ہی دے لو گے، تو 2 جان چھڑاؤ۔ آپ نے مجھے سزائے موت دینی، دے دیں، جان چھڑائیں، کیونکہ میں اس ذلت کی زندگی میں سزائے موت سے کم آپ سے نہیں لوں گا۔ دینی ہے تو اب آپ کو مجھے سزائے موت دینی ہے، میں عدالت سے مانگوں گا کہ مجھے سزائے موت دی جائے، کیونکہ میں اس ذلت کی زندگی نہیں جینا چاہوں گا۔ جو آپ میرے ماتھے پہ لکھ رہے ہیں، اسماعیل گیل کا پوتا غدار نہیں ہے اس ملک کا۔ آپ کس طرح مجھے، آپ نے مارا، میں نے گلہ نہیں کیا، میں اتنے مہینوں سے چپ ہوں، کیونکہ ادھر سے اٹھاؤں گا اپنا پیٹ ننگا ہوگا، میرا ملک ہے نا، نہیں بات کی میں نے۔ کسی نے کہا ڈر گیا، آپ نے دیکھا جو آپ کے پاس 1 گھنٹہ 2 گھنٹے رہے، انہوں نے باہر آ کے کیا کیا؟ میں 16 دن رہا آپ کے پاس، میں چپ ہو گیا۔ صبر ہے ہم لوگوں میں، ہم گاؤں کے لوگ ہیں، ہم میں بڑا صبر ہے، ہم لگے ہوئے زخم بھی معاف کر دیتے ہیں، بہت صبر ہے، لارجر گڈ کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں ہم لوگ۔ مجھے پتا ہے میرے ملک کو اس کا نقصان ہونا ہے، مجھے میری یونیورسٹی نے کہا کہ بتاؤ یہاں کس کو لکھنا ہے۔ آپ کو پتا ہے میں نے آج تک امریکن ایمبیسی کو خط نہیں لکھا، میری بیوی وہاں بیٹھی ہے، میں نے اسے منع کیا آپ نے کسی کو ای میل نہیں کرنی۔ یہاں کسی کو زکام ہو جائے تو یہ ہر فورن جو کوئی NGOs کو لکھتے ہیں، UN میں لکھتے ہیں، کہاں کہاں لکھتے ہیں، میں نے اپنی ساری فیملی کو منع کیا کہ نہیں لکھنا۔ انصاف پاکستان میں لینا ہے، پاکستان کو باہر بدنام نہیں کرنا۔ یہ سچ ہے کہ میرے پہ تشدد ہوا، میرے پاس تصویریں ہیں اس کی، لیکن کیا باہر جا کے ننگا کروں اپنے ملک کو؟ تو میں نے اپنی پوری فیملی کو منع کیا کہ آپ نے کسی بیرونی ادارے کو نہیں لکھنا، اس ملک کی توقیر کو نہیں چھیڑنا آپ نے، تو اس کا صلہ اگر سزائے موت ہے تو دے دیجئے، لیکن یہ بار بار مقدمے نہ کیجئے۔ مڈل کلاس ہوں، تکلیف ہوتی ہے، میں نے حرام نہیں کمایا ہوا گورنمنٹ میں نے لوگوں کو حرام کما کے نہیں دیا ہوا، میں نے ٹرانسفر پوسٹنگ DC DPO نہیں لگوائے ہوئے، میں نے ہاؤسنگ اتھارٹیز کے NOCs نہیں لے کے دیے ہوئے، میں نے گریڈ سٹیشنز کے NOCs نہیں لے کے دیے ہوئے۔ مجھے تکلیف ہوتی ہے ان کیسز کو لڑتے ہوئے۔ آپ نے ایک بنایا، اس کے اندر 13 دفعات ہیں، اس میں سزائے موت بھی ہو جائے گی، کروائیں شوق سے، تاکہ آئندہ کوئی یہ خواب نہ دیکھے، کوئی مڈل کلاس کا شخص نہ دیکھے کہ وہ ایوان میں جا سکتا ہے۔ میں معافی مانگتا ہوں کہ میں نے یہ خواب دیکھا تھا، میں معافی مانگتا ہوں کہ میں آپ کے برابر سمجھتا تھا اپنے آپ کو۔ آپ کاش مجھے شروع میں دھتکار دیتے، آپ مجھے شروع میں میری اوقات بتاتے۔ سو اس لیے میں دوبارہ آپ کو کہتا ہوں، میرے پہ مقدمات کرنے سامنے کریں، یہ چھپا چھپا کے نہ کریں۔ میں اتنا طاقتور شخص نہیں ہوں، نہ میرے پاس کوئی اتنا نیٹ ورک ہے پاکستان کے اندر کہ میں آپ کے چھپے ہوئے مقدمات ڈھونڈ لوں گا، کبھی وہاں سے بلوچستان سے۔ وہ میں نے جہاں پہ میرے پہ مقدمہ کیا میں نے دیکھا ہے وہ 22 گھنٹے کی مسافت ہے، تو اس سے بہتر نہیں آپ ادھر ہی سزائے موت دلوا دیں، میرے گھر والوں کو لاش لینے کی بھی آسانی ہوگی، وہاں سے اس جیل سے کیسے لاش لے کے آئیں گے؟ یا یہ جرم میرا یہ ہے کہ میں مڈل کلاس سے ہوں، آپ نے پھڑکا کے رکھنا ہے۔ میں نے کبھی نہیں کہا کہ ایون نون لیگ کے کسی بندے کو آج تک میں نے نہیں کہا کہ اسے جیل میں ڈالیں۔ میں مظفر گڑھ سے نکلا، ہماری حکومت تھی اس شام کو، میں نے کہا میں سب کو معاف کرتا ہوں، آپ کو میری پریس کانفرنس یاد ہوگی، مظفر گڑھ میں مجھے پکڑا گیا تھا، ہماری حکومت بن گئی تھی، میں نے کہا یہاں سے اعلان کرتا ہوں میری پارٹی کسی نون لیگ والے کو سیاسی مخالفت بیان بازی پہ اندر کرے گی، میں خلاف کھڑا ہوں گا جا کے، ابھی بھی کہتا ہوں ہمیشہ خلاف کھڑا ہوں گا۔ ایک طرف کرپشن کرنے والے نواز شریف کے بیٹے کی تصویر لیک ہو گئی تھی، کرسی پہ بیٹھے ساتھ ٹیشو پیپر کا ڈبہ بھی تھا، اور میری رات کے 2 بجے تشدد کر کے میرا یہ جبڑا توڑ کے تصویریں کھینچ کے مجھے ہیوملیٹ کرنے کے لیے ریلیز کی گئی، اس لیے کہ میں چودھری نذیر احمد گل کا بیٹا تھا، میں مڈل کلاس تھا، میرا کوئی رولا ڈالنے والا نہیں تھا، میں نے کسی صحافی کو پیٹرول پمپ یا ان کے پلاٹ نہیں دیے ہوئے تھے، میری مافیا نہیں تھی۔ خیال کریں، کچھ خیال کریں، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا ملک،
ख्याल करें कुछ। अगर आम आदमी गलती से पहुंच जाता, ख्याल करें कुछ। बड़े सारे ख्वाब है मेरे गांव के मेरे साथ जुड़े हुए, बड़ी सारी ख्वाहिशें हैं उनकी अभी, और मैंने सब लोगों की तरह उनको डबोया नहीं है। आपने मुझे 16 दिन रखा, आप मुझे दोबारा 16 दिन रखें। मेरे पे एक छींटा करप्शन का निकाल के दिखाएं। पाकिस्तान में आज करप्शन करना नॉर्मल है। मेरी फैमिली ने एक दफा 2000 रुपए का पेट्रोल, सरकारी गाड़ी का 2000 रुपए का पेट्रोल जो है वो प्राइवेट गाड़ी में डाल दिया। मैंने अपनी फैमिली से लड़ाई की, मैंने वो 2000 का पेट्रोल उसी टाइम कैश के साथ सरकारी गाड़ी में डाला। मैंने इबादत समझ के ये काम किया है। तो इसलिए या तो मुझे सजाए मौत दे, ये वाले काम मेरे साथ ना करें। हर दूसरे दिन आप मेरे पे FIR दे देते हैं। मैं राणा सनाउल्लाह साहब उसके बाद कहते हैं कि जी भुगते हैं जी, इनके रोने निकल गए। मैं मास्क मांग रहा था, मैं रो नहीं रहा था। आपका सांस बंद होगा तो आपके मुंह से भी निकलेगी वो चीज। मेरा सांस बंद था। मैं चुप इसलिए हूं कि मैं बोलूंगा तो उसमें बेतौकीरी है। मैं बुजदिली से चुप नहीं हूं, मैं बेतौकीरी से चुप हूं। गुस्सा है अभी मेरे अंदर, मैं किसी अपने के बारे में कुछ गलत ना कह दूं, क्योंकि मैं गलत, आप अपना आपके साथ गलत भी करता है ना, तो आप गलत वापस नहीं कह सकते। जिससे आपने सारी जिंदगी प्यार किया हो ना, आपके साथ वो ज्यादती भी कर जाए तो आप वापस गलत नहीं कहते। मुझे अदराक है कि मेरे मुंह से कुछ गलत नहीं निकलना चाहिए, वरना इससे ज्यादा मेरे साथ और क्या होना है। जो हो चुका है, जो हो रहा है, मेरी आपने पूरी जिंदगी पिछले 6 महीने में तबाह करके रख दी। आप यहां तक नहीं रुके कि आपने मेरी बीवी पे झूठे केसेस बना दिए। मेरी बीवी जो कि एक प्रोफेसर है, पढ़ाती है, वहां पे पढ़ती है, PhD कर रही है, आपने उसमें झूठे केसेस बना दिए ताकि वो पाकिस्तान ना आ सके। मुझे आपने ECL पे डाल दिया ताकि मैं अपनी फैमिली से ना मिल सकूं। सब कबूल है, गद्दार मत कहिए, गद्दार नहीं हूं मैं। और जो करना है वो एक FIR में कर लीजिए, आपके हाथ में है। और मैं आपको बता दूं, मुझे किसी ने नहीं बचाना, मुझे ये भी पता है। अगर फांसी आपने देने का सोच लिया तो लगनी है, मैं हाजिर हूं, क्योंकि मैं बच नहीं सकता। तो मैं अब और क्या सोचूं, तो मैं हाजिर हूं, अब कर लीजिए। अगर जिंदगी इतनी लिखी तो ऐसे सही। लेकिन आपको पता है कि जिस दिन सजाए मौत दी जाती है, उस दिन भी नहला के धुला के दी जाती है, उस दिन भी आपको खाना खिलाया जाता है। आपकी किसी सूरत तजलील नहीं की जाती। ये तजलील ना करें कि मुझे पता ही नहीं होता FIR कहां है। मैं हर रोज नई FIR ढूंढ रहा हूं, अदालतों के चक्कर लगा रहा हूं, जी बता दे मेरी FIR कहां है। और आवाज बुलंद करता हूं कि पार्टी के लोग मुकदमे नहीं याद करते, कहते हैं जी पार्टी पे तनकीद कर रहा है। और भाई मैं बता रहा हूं, मैं असद उमर को देखता हूं, वो हर अदालत की पेशी पे खुद पहुंचे होते हैं। हक किनका लड़ रहे हैं? पंजाब के MPs का, कि जल्दी इलेक्शन हो, और वहां 3 MPs होते हैं, बाकी कोई नहीं होता। तो क्या ये गलत बात है अगर मैं करता हूं? तो इसलिए आपके कोई सवालात हैं तो मैं उनका जवाब दूंगा। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आपने जिस तरीके से फवाद चौधरी के केस में 4 दफा हाई कोर्ट के जज की बेतौकीरी, इंडियन सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है 124A पे। बंदयाल साहब, अब शान है पंजाब की, पाकिस्तान की, बड़ी आपसे तवक्कुआत है। दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। प्लीज मूव योर पेन। अगर आप अभी जस्टिस नहीं करेंगे ऑनरेबल जज साहब, तो कब करेंगे? अगर इंडियन सुप्रीम कोर्ट हटा सकती है, अंग्रेज जो हमारे ऊपर गासिब था, हम जिसके गुलाम थे, वो कहता था इस केस में आप गद्दार हैं, अब तो ये हमारा अपना मुल्क है, अब हम गद्दार कैसे हो गए? या फिर बता दीजिए कि ये अभी भी सिर्फ अशराफिया का मुल्क है। मिडिल क्लास गांव के लोग अभी भी यहाँ गद्दार हो सकते हैं। बताएंगे किसी एक शहजादे को आपने गद्दार कहा हो? बताएंगे किसी एक शहजादे पे आपने चला होगा तो हबीब जालिब पे चला होगा, चला होगा तो फैज पे चला होगा। मिडिल क्लास के लोगों को ही गद्दार कहा गया, उन्हीं पे केसेस चले। तो इसलिए मेहरबानी कीजिए चीफ जस्टिस साहब, आपकी खामोशी भी अब तकलीफ देती है। मेहरबानी कीजिए, पाकिस्तानी आपकी तरफ देख रहे हैं। पूरे एहतराम से मैं कह रहा हूं, मैं पूरे एहतराम से जजेस को कह रहा हूं कि आपकी तरफ देख रहे हैं। मैं आपसे यह भी वादा करता हूं, कोई आया तो मैं उसे एयरपोर्ट पे खुद रोकूंगा। मैं आप किसी ओवरसीज पाकिस्तानी को सियासत में नहीं आने दूंगा जो ईमानदारी से सियासत करना चाहता है। हाँ, वो वाले तो आएंगे जो आते हैं, वजीर आजम बनते हैं, काम पूरा करते हैं, बक्सा उठा के वापस चले जाते हैं। कोई हमारी तरह का आने लगेगा ना मिडिल क्लास, तो मैं उसे कहूंगा नहीं आना। ये समझ आ गई है कि हमारी ये औकात नहीं है। मुझे अच्छी तरह से समझ आ गई कि हम इस चीज के लिए नहीं बने। मुझे ये भी अच्छी तरह समझ आ गई, इवन यहां बैठे भाइयों ने भी अभी मेरे कपड़े उतारने, शहजादों के नहीं उतरने। शहजादों से सवाल नहीं, ऊंची आवाज में सवाल नहीं हो सकता। यहां पे बैठे भाइयों ने, डॉक्टर साहब आप तब ये किया करते थे, आप अपनी हुकूमत में ये किया करते थे, आपको तब शर्म नहीं आती थी, आपको तब ख्याल नहीं आता था, क्योंकि आपको भी पता है आगे मिडिल क्लास बैठा हुआ है। सो ये हमने पूरा माशरा जानवरों का माशरा बना दिया है। इवन जंगल में भी हकूक होते हैं, हमने जंगल से भी ऊपर काम कर दिया है। मैं नहीं बोलना चाहता, इसलिए खुदारा दोबारा सोचिए। हम इस मुल्क के शहरी हैं, हम इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं। इस मुल्क के अदलिया हो, कोई भी इदारा हो, हर इदारे का एहतराम करते हैं,
मोहब्बत करते हैं, पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, इसलिए इनको पॉलिटिकल डिफरेंस रहने दीजिए, इस हद तक ना जाइए। हमने नवाज शरीफ की तरह करप्शन नहीं की हुई, हमने पैसा नहीं बनाया हुआ, हम पे 1-2 केस बनाए, उसमें मैंने बार बार कहा सजाए मौत करा दें। इतनी लंबी चौड़ी ये कोई, आपने तो इतनी तो रेस्टोरेंट के अंदर डिशेस का मेन्यू नहीं होता जितनी FIR दे मारी है। एक मिडिल क्लास बंदा किधर से उनको पकड़े, किधर से पूरा